अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन और ये है मोहम्मद शुएब और ये है किरण आफ्ताब। वाओ, हमें अपने नाम याद है, एक दूसरे के नाम भी याद है। जबरदस्त। बड़ी इसको कहते हैं बॉन्डिंग। यस, बॉन्डिंग होती है, हर रिश्ते में होती है। बहन भाई का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, एंकर्स उनकी बॉन्डिंग भी होती है और होनी बहुत जरूरी है। वैसे ये बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं हम, पक्के रिश्तों की बात कर रहे हैं हम, रिश्तों के रंगों की बात कर रहे हैं हम। तो भाई आपकी सुबह कैसी हुई? अरे आज की सुबह तो किरण बड़ी शानदार थी, खूबसूरत सुबह थी, क्योंकि आज मेरी बेगम ने मुझे वीडियो भेजी बिकॉज शी इज इन इस्लामाबाद, और बेटी की वीडियो भेजी जो कि रात को बड़े मजे जानमाज बिछा के वो शी इज एक्टिंग एज शी इज प्रेइंग और दुआ मांग रही है बड़े मजे से। तो इट वाज वंडरफुल वीडियो। मेरे तो आज दिन का आगाज हो गया बड़ा शानदार। और ये होना भी चाहिए था, बाप बेटी का रिश्ता कुछ ऐसा, और एक रिश्ता और है बहन भाई का रिश्ता। इस बॉन्डिंग के भी क्या कहने और क्या कुछ है आज नया दिन में, सबसे पहले वो जानिए। सोशल मीडिया बेघर बुजुर्ग खातून का सहारा बन गया। वजीर आजम ने बैतुल माल के दरवाजे खोल दिए। बुजुर्ग खातून को नया घर मिलेगा। खातून की झोंपड़ी न गिराने की फरियाद। पाकिस्तान में टमाटर की कोई कमी नहीं, जितने चाहो उतने उगाओ। जामिया कराची के तलबा ने 3 माह में उगने वाले टमाटर तैयार कर लिए। जायके में ज्यादा मजेदार, देखने में ज्यादा खूबसूरत। और मेकअप खवातीन की जरूरत या मर्दों के लिए धोखा? पंजाब में तहरीक इंसाफ की धोखा टैक्स लगाने की तैयारी। मामले ने खवातीन के ज्यादा मेकअप पर नई बहस छेड़ दी। तो टॉप स्टोरीज तो आप जान चुके हैं किरण, लेकिन आज की पहली स्टोरी वो भी बहुत ही खूबसूरत है। एक कहानी है, वो कहानी है मोहब्बत की। एक ऐसा रिश्ता है मियाँ बीवी का कि शौहर का जब इंतकाल हुआ तो अब बीवी ने सोचा, वो बूढ़ी खातून है लेकिन उसने सोचा कि मैं इसी तरह करीब रहूं, तो कब्रिस्तान में शौहर की कब्र के करीब उसने झोंपड़ी बनाई और उस झोंपड़ी में उसने रिहाइश इख्तियार की। कोई गया वहां पर, वीडियो बनाई, वीडियो वो वायरल हुई और फिर इमरान खान साहब ने नोटिस लिया और उस खातून से वीडियो कॉल पर बात भी की। लेकिन वो खातून एक ही बात कर रही थी, मुझे इस झोंपड़ी से ना निकालो, मुझे इस झोंपड़ी में रहने दो। उनको घर चाहिए था और घर नहीं, उनको वो जगह चाहिए थी, उनको वो खुशबू चाहिए थी। और अब इसी सिलसिले में ख़बर ये है कि इन्होंने शिकवा किया और वज़ीर आज़म ने इस शिकवे को सुन भी लिया, इसका नोटिस ले भी लिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की और इसी पर तो मुअव्विन खुसूसी उनके कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें किरण। 2-3 वीडियो इस तरह की आई। एक खातून इसका मैं जिक्र कर रहा था और इसी तरह और भी वीडियोस आती हैं जिस तरह ये वीडियो आई। इसकी हम बात करें नसीम बीबी, जिनकी फिर बजरिया टेलीफोन बात कराई गई इमरान खान से, और वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुअव्विन खुसूसी अली अवान और इस्लामाबाद इंतजामिया ने उम्र रसीदा खातून से मुलाकात की और नसीम बीबी के वीडियो कॉल के जरिए इमरान खान से बात कराई। खातून ने पनाहगाह जाने से इनकार करते हुए इस झुग्गी में रहने पर इसरार किया, जिस पर अली अवान राशन लेकर खातून के पास पहुंचे तो बुजुर्ग खातून ने शुक्रिया अदा किया। 12 कहू की रिहायशी नसीम बीबी ने गुज़श्ता रोज झोंपड़ी न गिराने और घर तामीर करने की फरियाद की थी। वज़ीर आज़म के फौरी इक़दाम के बाद इंतजामिया ने खातून को उनकी बेटी के घर मुंतकिल कर दिया है। ये खबर जिससे मुतालिक हम बात भी करें, और बुजुर्ग खातून की जो वीडियो वायरल हुई और इस पर वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद अब हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन करें मुअव्विन खुसूसी अली अवान साहब। अली साहब बहुत शुक्रिया। जानना चाह रहे हैं आपसे कि नसीम बीबी तो इनकार कर चुकी हैं, वो कहते हैं शेल्टर होम नहीं जाएंगी, तो इस सूरत हाल में हुकूमत इन बुजुर्ग खातून को फिर घर कैसे फराहम करेगी, किस तरह फैसिलिटेट करेगी? जैसे आपको पता है खान साहब बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ख्याल रखते हैं और इसी वजूहात की वजह से आपने देखा उन्होंने शौकत खानम बनाया जब वो अपोजिशन में थे, फिर उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई और उसके बाद जैसी गवर्नमेंट में है तो पनाहगाह उन्होंने स्टार्ट की, पूरे पाकिस्तान में अब बन रही हैं। तो ये 3 दिन पहले का वाक़या है। मुझे रात को हमारा एक वर्कर है बारको का, उसने ट्वीट किया था और उसमें मुझे उसने टैग किया था, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें फॉल किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने जाके चेक किया तो उस वक्त ये बीबी उधर नहीं थी। फिर अगली सुबह हम वहाँ गए, वहाँ थी ये, और उसके बाद खान साहब से उनकी बात भी हुई और उनका ये इसरार था कि मैंने ये जगह नहीं छोड़नी क्योंकि उनसे रिलेटेड उनके जो खामंद हैं उनकी कब्र उससे आगे थोड़ा सा आगे कब्रिस्तान है उसके अंदर है। वो गिलगित बल्तिस्तान से थी
तो उस इलाके में बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है हमारे गिलगित बल्तिस्तान वाले भाइयों की, बहनों की। तो मैं अपने साथ अपने कुछ लोग लेके गया था गिलगित बल्तिस्तान के, और मैंने उनसे ट्राई किया कि वो ज़रा उनसे बात कर सकें कन्वीनियंटली जितनी वो कर सकती हैं। तो उसके बाद फिर खान साहब ने बैतुल माल वालों को भी कहा था, और बैतुल माल वाले भी आए, राशन भी दिया, और उनका अकाउंट भी खुलवा रहे हैं जिसमें उनको 60,000 रुपया भी मिलेगा, और इसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी। पर लकीली ये हुआ कि जब हमने पूरी अली साहब ये 60,000 रुपए एक बार उन्हें दिए जाएंगे या कुछ मंथली भी उनको फैसिलिटेट किया जाएगा? बिल्कुल मंथली भी किया जाए, पर उसे अगर आप सुनेंगे बात तो उसके बाद हमने बड़ा उसको लोकेट करने, फिर उनकी मुझे उनका दामाद और बेटी हमने लोकेट की, और फिर हमने पुलिस की मदयत में उनको उनके हवाले किया, और उनका ये इसरार था कि आप मुझे यहाँ से मत भेजें, और मैं वहाँ रात को तो चली जाऊँगी, अपने उधर रह लूँगी, पर सुबह मैं यहीं रहूँगी। तो हमने इस चीज़ को एग्री किया, और वो अब रात को अपने घर चली जाएंगे, क्योंकि वो बहुत आइसोलेटेड सी जगह है और बड़ी डेंजरस सी जगह है, क्योंकि बिल्कुल आप मरी की तरफ जा रहे हो तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर्स वो आती है ग्रीन बेल्ट के अंदर। तो फिर उन्होंने ये एग्री किया, फिर वो रात अब वहाँ जाके रहा करेंगे और सुबह दोबारा इधर आ जाया करेंगे और अपने इस जगह पे ठहरा करेंगे। तो रात अगर वहाँ जाके रहेंगी, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि वो जगह ऐसी है, ख़तरनाक सी भी जगह है, खातून अकेली बूढ़ी खातून है, नहीं, रात अपने बेटी के घर रहेंगी और दिन को यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये बताइएगा कि फिर भी फैसिलिटेट किस तरीके से किया जाएगा? देखिए ना, एक तो बैतुल माल वालों ने उस जो उनकी झुग्गी में उनके लिए एक बिस्तरा, एक चारपाई, उनका राशन और उनका एक बैंक अकाउंट खोला जा रहा है। उनके पास उनका अपना ID कार्ड मौजूद है, वो बैंक अकाउंट में उनके रेगुलरली पैसे भेजे जाएंगे उसके अंदर, और जब वो चाहें जाके उसको कैश करें और जो उनकी ज़रूरियात है वो पूरी करें। अच्छा, अब ये फरमाइएगा, ये एक अच्छी एग्जाम्पल थी नसीम बीवी। अब इस तरह के कई बुजुर्ग हैं जो झुग्गियों में मुकीम हैं, या जिनके पास तो वो झुग्गी भी नहीं सर छुपाने के लिए, उनके लिए क्या किया जा रहा है हुकूमती सतह पर कि उनको शेल्टर दिया जाए, मुस्तकिल पनाह दी जाए? स्टोरी ब्रेक की थी, इसमें भी यही हुआ था, हमें टैग किया गया था। G9 के अंदर एक खातून अपने 2 बच्चों, एक बेटी के साथ ओपन स्पेस में एक पार्क में सोती थी। उसको भी हमने वहाँ से उसके पास भी गए, उसको भी हमने मूव कराया पनाहगाह। अब माशाल्लाह उनकी बेटी स्कूल जा रही है, वो खुद पनाहगाह के अंदर है। तो जो हमें पता चलता जाता है, एक तो आम हैं जो लोग खुद जाके पनाहगाह रह सकते हैं जिनके पास जगह नहीं है, और कुछ लोग जिनको पता नहीं है, वो लोग हम सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे अपनी टीम्स के थ्रू हमें जब पता चलता है, हम उसको पनाहगाह ट्रांसफ़र करते हैं। अभी तक 2 पनाहगाह बन चुकी हैं इस्लामाबाद के अंदर, तीसरी बन रही है G9 के अंदर। एक तरलई बन गई है और एक I11 बन गई है। तो इंशाल्लाह ताला पनाहगाह भी जब बढ़ जाएंगी और इस तरह भी लोगों को पता भी चलता जाएगा, और लोग फिर वहाँ इजीली जाके आप रह भी सकेंगे। और जो भी अगर इस तरह के इश्यूज आए तो इंशाल्लाह ताला उनको भी केटर किया जाएगा। अच्छा, बात महज इतनी नहीं रहनी चाहिए कि किसी ने आपको टैग किया या सोशल मीडिया पे कोई वीडियो किसी शख्स के बारे में वायरल हुई, किसी खातून के बारे में वायरल हुई और फिर उस पर एक्शन लिया गया। ये 1, 2, 3 कितने आपको शेल्टर होम्स बनाने पड़ेंगे इस मामले को देखने के लिए, बेघर लोगों के मसाइल को हल करने के लिए? कुछ आपके पास आदत शुमार है? 2 वर्किंग है, तीसरा बन रहा है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फेज में 2 और बनेंगे। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं 2 बन चुके हैं, 1 बन रहा है, तो ये बता दें गुंजाइश कितनी है अभी और कितनी गुंजाइश होनी चाहिए? देखिए जी, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन एरियाज के अंदर ज्यादा बनाए जाए जहां आपके पास जो लोगों की ज्यादा बिजी एरिया है, मार्केट्स हैं, और या ऐसे एरिया जहां से लोग ट्रेवल करते हैं, जैसे किसी ने दूसरे शहर में जाना है, इसीलिए हमने वो I11 बनाया है। एक हमारा दूसरी तरफ हल्का है 52, उसके अंदर तरलई, ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत सारे लोग बाहर से आके वहाँ ठहरे हुए हैं, अपनी नौकरियों के लिए आए हुए हैं, एक हमने वहाँ बनाया है। फिर तीसरा हब है G9, जिसको हम इजीली यहाँ कराची कंपनी कहते हैं, वहाँ भी सबसे ज़्यादा बहुत कंजेस्टेड है। पूरे इस्लामाबाद के सबब से लोग आते हैं, वहाँ नौकरियाँ करते हैं, अपने बिजनेस करते हैं, और इस तरह के लोग काफ़ी हद तक वहाँ ज़्यादा इन लोकेलिटीज़ में ज़्यादा मूव करते हैं, ताकि वहाँ बिजनेस भी है, वहाँ लोग भी आते हैं, आमदोरफ्त भी ज़्यादा है, चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो हम इन 3 जगहों को हमने फोकस किया। अब इंशाल्लाह ताला बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी ये बनाई जाएगी, ताकि जो लोग आते हैं, अपने रिश्तेदारों के होते हैं, उनको मिलना आता है या वो अंदर एडमिट होते हैं, तो उधर भी उन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। ये फेज़ में चलेगा और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चीज़ें देखेंगे आने वाले महीनों में। सही। और अगर दोबारा हम नसीम बीबी की बात कर लें, जिस तरह हमने आज आगाज़ में उनका जिक्र किया था, इमरान खान साहब ने वीडियो कॉल पे बात भी की, कोशिश भी की जा रही है कि फैसिलिटेट उन्हें किया जाए, लेकिन अगर उनकी ख्वाहिश यही है कि
कि उन्होंने वहीं पर रहना है, जिस तरह दिन में वो वहीं पर रहना चाह रही हैं, और आपने कहा कि कुछ पैसे भी दिए जाएंगे, फैसिलिटेट भी किया जाएगा, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि वहाँ पर अगर उन्हें कोई एक कमरे का मकान बना दिया जाए, कुछ चार दीवारी बना दी जाए, ताकि उनको और आसानी हो जाए वहाँ पर रहने में? देखिए, वहाँ अकेले रहना यही सबसे बड़ी चीज़। वो बहुत आइसोलेटेड जगह है, उसके साथ ही बिल्कुल थोड़ी सी दूर कब्रिस्तान है, पूरी हैवी ट्रैफिक चल रही होती है उस रोड के ऊपर, और बड़ा डेंजरस है उनका अकेला रहना। जी वहाँ ये डेंजरस है, ये बात आप भी कर रहे हैं। तो जिस तरह खातून से आप लोग ने जाके मुलाकात भी की और खातून को कुछ समझाया भी कि बेटी के पास रह लें, और फिर वो चली भी गई उनके साथ और फिर रात को आके यहाँ पर रहेंगी, तो अगर खातून फिर भी इंसिस्ट करती हैं, क्योंकि वो एक बूढ़ी खातून है और वो कहती हैं कि उन्होंने वहीं पर रहना है, ज़ाहिर है करीब कब्रिस्तान, छौरी कब्र वहीं पर रहना चाहती हैं, अगर वो खातून फिर इस तरह इसरार करती हैं तो फिर हुकूमत क्या करती है? क्योंकि खान साहब तो कह रहे हैं कि पूरी कोशिश की जाए उन्हें फैसिलिटेट करने की। जी पूरी कर रहे हैं। देखिए, हमने ये चीज़ मद्देनज़र रखी है कि जो चीज़ उनको चाहिए वहाँ, जो चीज़ मतलब जो डेली यूजेज में उनकी चीज़ें हैं वो उनकी पहुँचाई जाएँ। और सेकेंडली फिर वो सिक्योरिटी की चीज़ आ जाती है कि हमने यही, इसीलिए हमने, देखिए कोई आदमी होता और वो इसरार कर रहा होता और इस एज में होता, तो जो आप बात कर रहे हैं वो हम बड़ा इजीली कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सही। बट फिर एक खातून है, बुजुर्ग है, कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई बीमार हो सकती हैं, उनको कहीं हॉस्पिटल भेजना हो सकता है, अगर वो रह रही होंगी, अकेली रह रही होंगी, तो उसमें बहुत सारे मसाइल आएंगे। सही, अकेले रहना वाकई बूढ़ी खातून के लिए मुश्किल है, इसलिए हुकूमत की एक ख्वाहिश और एक कोशिश है कि वो फैमिली के साथ रहे और वहाँ पर है जहाँ पे सिक्योरिटी का इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमारे साथ थे। जो भी हो, हुकूमत कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ रही है और बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने के बाद, अपनी हुकूमत बनाने के बाद कितनी चीज़ें बेहतर करती जा रही है, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन कहीं कहीं क्या पीटीआई के लिए, हुकूमत के लिए मुश्किल बढ़ने जा रही है? अब हम ज़रा यही बात करेंगे। एक सियासी महाज आराई का सा माहौल है, मुखालिफिन पर तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे हैं, और ऐसा करने वाली पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देंगे ऐसा फैसला कर लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 4 अप्रैल को कराची से ट्रेन मार्च की क़यादत करेंगे। ट्रेन मार्च शुरू किया जाएगा 4 अप्रैल से। करेंगे सिंध में, सिंध के चंद शहरों में जाएंगे, लेकिन टफ टाइम देना है वफाकी हुकूमत को। ये टफ टाइम कैसे देंगे, स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने की स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसलिए मैदान में उतरे हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लेने के लिए ये हिकमत अमली तरतीब दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 4 अप्रैल को कराची से ट्रेन मार्च का आगाज करेंगे। ट्रेन मार्च जिसका आगाज कराची से होगा, लेकिन इसका इख्तिताम गड़ी खुदा बख्श में होगा, जहां पहुंचकर बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। और इसका जो रास्ता होगा, इसमें आने वाले शहर, इसमें आने वाले जो छोटे रेलवे स्टेशन होंगे, वहां पर ये रुकेंगे और वहां पर खिताब भी करेंगे, क्योंकि कारकुनान इकट्ठा होंगे, इनको वेलकम करेंगे। तो ये पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी है, लेकिन टफ टाइम कैसे देंगे सिंध में रहते हुए पीपल्स पार्टी वाले तहरीक इंसाफ को? मैं यही पूछना चाह रही हूँ ना कि सिंध में रहते हुए टफ टाइम कैसे देंगे। फिर कुछ दिन ऐसे गुजरे हैं कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी के जो बयानात है ना, उनमें बड़ी तुर्शी आती जा रही है, बड़ा एग्रेशन आता जा रहा है। तो भाई पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च, इसी के ऊपर करेंगे बात। सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ हैं। अदनान आदिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और ये बताइए, इस मामले को कैसे देखते हैं आप? वालेकुम सलाम। ये देखिए, बहुत नेचुरल बात है कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसके ऊपर ये जो करप्शन के केसेस हैं, ख़ास तौर से आपने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, और वो जो बेनामी अकाउंट्स का केस जो है, उसकी तफ्तीश खासी आगे बढ़ चुकी है। और ख़तरा ये है कि किसी वक्त जो है आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तारपुर वो गिरफ्तार ना कर लिए जाएं, हिरासत में ले लिए जाएं, और फिर उसका मुकदमा भी चलेगा, और उसकी बहुत तफसीलात जो हैं वो मीडिया पर आ रही हैं। तो यकीनन ये पीपल्स पार्टी के लिए और उसकी क़यादत के लिए परेशानी का बाइस है। तो बिलावल भुट्टो की ये स्ट्रेटजी होगी, और अब भी है कि वो एक तो अपना बयानिया जो है आवाम के सामने पेश करें, क्योंकि उनकी जो सपोर्ट बेस है वो अंदरून सिंध है। तो वो चाहेंगे कि अंदरून सिंध के जो लोग हैं, जहाँ पे उन्हें ख़तरा है कि इस करप्शन चार्जेस जो उन पर लग रहे हैं उनके वालिद पे और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के ऊपर, उससे उनकी मकबूलियत मुतासिर हो सकती है, तो वो अपना एक दिफा जो है आवाम के सामने पेश करें और इनकार करें कि मैंने कोई या हमारे ख़ानदान ने कोई करप्शन की है। तो एक तो इसका मकसद ये है, और दूसरा मकसद उनका ये है कि जो
हुकूमत है उसके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा की जाए। गो कि सिंध में तो उनकी अपनी हुकूमत है, तो सिंध में तो सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जब ओवरऑल सियासी माहौल गर्म होता है, एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो मुल्क में जो मईशत है उस पर उसका असर पड़ता है और जो वफाकी हुकूमत भी उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती। मसलन अगर अब वो ट्रेन मार्च करेंगे तो ट्रेन का शेड्यूल जो है वो मुतासिर हो सकता है, ट्रैफिक मुतासिर हो सकती है। तो उसका मकसद यही है कि वफाकी हुकूमत पर दबाव डाला जाए और एहतसाब का जो अमल है उसको किसी तरह स्लो कराया जाए या उसको रोका जा सके। तो ये सियासी तौर पर उनकी हिकमत अमली है कि वो अवाम में जाएं, अवाम को मोबिलाइज करें, और अगर किसी वक्त एजिटेशन करना पड़ गया तो फिर कम से कम उनके जो वर्कर्स हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं वो इतने मुतहर्रिक हों कि उनको आसानी के साथ सड़कों पर लाया जा सके। तो उसकी एक तरह से ये वार्म अप करने के लिए ये तैयारी है, और इस तरह उनको पता भी चल जाएगा कि लोग किस हद तक उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। जब वो ट्रेन मार्च के लिए निकलेंगे तो जो अवाम आएंगी उनको देखने के लिए और उनको सुनने के लिए, भड़कने के बजाय बिदक गए तो क्या होगा, ये नहीं सोच रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फिर जाहिर है वो अपनी हिकमत अमली तब्दील करेंगे, वो ज्यादा बड़े एजुटेशन की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए इसका एक फायदा तो है ना किरण, इसका एक फायदा ये भी है कि मीडिया पब्लिसिटी बहुत मिलती है। मीडिया जो है वो उसको कवर करेगा, सारा वक्त मीडिया पे उनके ट्रेन मार्च की जो का जिक्र होता रहेगा, मुख्तलिफ जगह जब वो रुकेंगे उनके खिताब को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, तो आपको मीडिया पे एक बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाती है। तो इस तरह मुतहर्रिक रहने से कारकुन भी मुतहर्रिक रहते हैं। तो ये मल्टीपर्पज मार्च है, क्योंकि अवाम में अपना दिफा भी पेश हो जाएगा, एजिटेशन की तैयारी भी हो जाएगी, मीडिया पब्लिसिटी भी और शायद ये भी मालूम हो जाएगा कि कारकुनान कितना इकट्ठा होते हैं, रिस्पांस क्या मिलता है। लेकिन वाई ट्रेन मार्च, बाय रोड क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अक्सर बाय रोड जाते हैं। कहीं मामला ये तो नहीं क्योंकि शेख रशीद साहब के पास मिनिस्ट्री रेलवे की और वो बहुत तनकीद का निशाना बनाते आए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को और पीपल्स पार्टी को, इसलिए ट्रेन मार्च किया जा रहा है ताकि बाज़ाब्ता तौर पर उनको डिस्टर्ब किया जाए? हाँ बिल्कुल यही मकसद है। और शेख रशीद को जो है अपने ट्रेन का जो पूरा शेड्यूल है वो दोबारा से तय करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है जब बिलावल की ट्रेन जो है वो इसमें एक ट्रेन में बुकिंग करा लेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, मुख्तलिफ जगह रुकेगी, तो दूसरी ट्रेन जो है उनकी आमदो रफ्त में मुतासिर होगी। इस वक्त अदनान साहब वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी करने जा रही है ट्रेन मार्च और बिलावल भुट्टो ने यह फैसला किया कि ट्रेन मार्च किया जाएगा, तो आप फैसिलिटेट करेंगे बिलावल भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को, ट्रेन मार्च को? बिल्कुल, टिकट लेके जो चढ़ेगा टिकट चेक करेंगे, टिकट के बगैर नहीं चढ़े देंगे, बगैर टिकट वालों को नहीं चढ़ने देंगे। टिकट लेके आए और उसको स्पेशल ट्रेन देते हैं जी, पैसे दे, हमें पूरा फैसिलिटेट करेंगे, पैसे देने होंगे, पैसों के बगैर कोई एक सिंगल आदमी नहीं चढ़ने देंगे। और ये फरमाइएगा कि उनका जो प्लान है ना शेख साहब, वो कुछ ऐसा है कि वो उनके रास्ते में ना जहां जहां रेलवे स्टेशन आएगा बस फाटक क्रॉस करते ही खिताब शुरू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा है। तो इस खिताब की वजह से लोग परेशान नहीं होंगे? इस मामले को आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको ठीक करेंगे? इनसे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं खुद सिंध का ट्रैक चेक करने जा रहा हूँ और मैं खुद सिंध के लोगों में जा रहा हूँ। हम उनको फैसिलिटेट किया, हमने मोंजोधारो एक्सप्रेस दी है, शाह लतीफ एक्सप्रेस दी है, सक्कर एक्सप्रेस दी है, और इन्होंने जुल्म किया उनके साथ। इनको शर्म नहीं आती ट्रेन को इस्तेमाल करते हुए? एक पटरी ठीक नहीं की, एक ट्रेन नहीं चलाई। हमने 4 महीनों में 4 ट्रेनें दी हैं, जिसकी ऑक्यूपेंसी 140% पे चल रही है, और ट्रेनें देने जा रहे हैं। और बिलावल साहब बताएं कितनी कोचेस की ट्रेन चाहिए, किस दिन चाहिए, कहां से कहां तक चाहिए, पेमेंट दें और आ जाएं। पेमेंट दें और आ जाएं, यानी शेड्यूल मुतासिर नहीं होगा। कंसेशन तो खैर नहीं, लेकिन शेड्यूल मुतासिर नहीं होगा, यानी मिनिस्ट्री इज रेडी। मुतासर होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा सिंध से लेके कराची से लेके लाहौर तक डबल ट्रैक है, सारी ट्रेनें टाइम के मुताबिक चलेंगी, क्योंकि ट्रेनें चल पड़ी हैं और हमने 4 महीनों में 4 बिलियन रुपीस ज्यादा अर्न किया पैसेंजर से। फ्रेट में आए, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, बड़े शौक से आए जी आए, जम आए, पैसे दें और ट्रेन को इस्तेमाल करें। ट्रेन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की है, जो टिकट खरीदेगा, अगर स्पेशल कोच भी चाहते हैं उसकी पेमेंट भी कर दें, जमा करा दें और ले लें।
बस पैसे दें, टिकट कटाएं और फिर जहां मर्जी जाएं, जहां मर्जी रुकें, यानी जहां मर्जी रुकें वाला मामला भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह किरण भी आपसे सवाल कर रही थी, ट्रेन इस्तेमाल होगी उतने घंटे के पैसे लेंगे। अच्छा, सारे के सारे तो ट्रेन मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स नहीं होंगे, उनके हुक्मरान नहीं होंगे, आम आदमी भी तो होगा शेख साहब, वो भी तो मुतासर हो सकता है। ट्रेन उनको अलग दे देंगे, अगर घबराए नहीं एक स्पेशल ट्रेन लोगों के लिए और चला देंगे। इतनी ट्रेन है पर अल्लाह के हुक्म से हैं तो नहीं, सब लगी हुई हैं, लेकिन एक एक डब्बा उतार लेंगे एक एक ट्रेन से और एक नई ट्रेन चला देंगे। सब एक खिताब आपका और एक उनका, ऐसे तो नहीं हो रहा होगा? वो खिताब करके चलेंगे तो फिर आप भी ऐसा तो नहीं होगा? सिंध में जा रहा हूँ, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नवाबशाह जा रहा हूँ, घोटकी जा रहा हूँ, लाड़काने जा रहा हूँ, और हर स्टेशन पे मैं भी जा रहा हूँ। सही, बड़े शौक से हैं, और मैं तो ट्रेन के साथ डब्बा लगा के जाऊंगा, और उन्होंने स्पेशल ट्रेन देनी है तो पेमेंट करें, किसी ट्रेन पर उनकी सवारियां चढ़ी हैं तो टिकटें खरीदें, हम पूरा फैसिलिटेट करेंगे जी, कोई ऐसी बात नहीं। शेख साहब देखिए, अभी आप फरमा रहे हैं कि आप पूरा फैसिलिटेट करेंगे पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो को, फिर आप इतनी तनकीद क्यों करते हैं? आप ऐसे जुमलों का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि फिर वहां से बड़ा रिएक्शन आ जाता है? जैसे कि आपने कुछ दिन पहले ये भी कहा मीडिया टॉक करते हुए कि पुलिस स्टेशन ना चला जाए बिलावल और कह ना दे कि मुझे छेड़ा, तो ऐसे जुमलों का इस्तेमाल एक लीडर के लिए करना ज़ेब देता है? मैं चाहता हूँ वो लीडर बन जाए, मेरी ख्वाहिश है कि वो अपने बाप के पैरों के नीचे निकले। वो देखे ना कैसी जुमले उसने मेरे बारे में, अभी तो 2 दफा बीच में देखे, मैं पीपल्स पार्टी में बड़ा एहतराम करता हूँ चांडियों का, कैरा का, एतजाज का, लतीफ खोसा का, जो जेन्युइन लोग हैं, ये सारे आ गए हुए हैं दिहाड़ी लगाने वाले और बातें बनने वाले। मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि खुदा न खास्ता अल्लाह उसको जिंदगी दे, मैंने तो ये कहा कि अगर वो बच्चा बच के ही खेले तो बेहतर है, वरना मैंने तभी मौत की बात नहीं की, मैंने कहा इससे उनकी सियासत की मौत वाक़या हो सकती है, इसमें क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात मुझे बताएं। इसलिए मुझे सबने टारगेट बना लिया, हर पार्टी ने। मैं तो एक सीट का अवामी मुस्लिम लीग का लीडर हूँ, और अगर मैं एक इनसे हैंडल कर सकता हूँ तो तहरीक इंसाफ तो बहुत बड़ी पार्टी है। तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है और आप उसके इत्तेहादी हैं। शेख रशीद वज़ीर रेलवे, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह हम बात कर रहे थे ट्रेन मार्च की, तो वज़ीर रेलवे ने बहरहाल कह दे किरण कि हम फैसिलिटेट करेंगे, टिकट कटाओ और फिर जहां मर्जी जाओ, जिथे मर्जी जाओ, लेकिन वक्त के आगे अपनी मर्जी चलती नहीं है। अदनान आदिल साहब आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे, शेख साहब ने कहा आप लोगों का शुक्रिया। तो भाई मेरी मर्जी ये हर जगह नहीं चलती। अब जरा देख लीजिए दवासाज कंपनीज को, इनके आगे किसी की नहीं चल रही, इनकी मनमानियां उरूज पर हैं। दवाओं की कीमतों में 15 के बजाय 200% तक का इजाफा किया गया, और हुकूमत ऐसे में खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये कितना बड़ा मसला है, ये कितनी बड़ी परेशानी है, पहले आपको पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट दिखाते हैं। हुकूमत की अद्वियात की कीमतों में 15% इजाफे की इजाज़त, दवासाज कंपनियों ने इस पर इक्तिफा न किया, बल्कि कीमतों में कर दिया 200% तक इजाफा, वो भी डॉलर और टैक्सों की शरह में रद्दोबदल को जवाज बनाकर। अद्वियात की कीमतें इस्तिताद से बाहर हुई तो शहरियों को लाहक हो गई परेशानी। आजकल जो ट्रीटमेंट है वो गरीब आदमी के पहुंच से बहुत दूर हो गया, तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें हमें रिलीफ दें, क्योंकि आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। परफेक्टिल प्लस के नाम से दवाई आती है, इम्पोर्टेड भी है, मगर वो जो सी थी पहले 800 रुपए की थी, अब 1800 रुपए की हो। हुकूमत की जानिब से तो कोई चेक नहीं है, और कंपनी वाले कह रहे कि हम पे टैक्स लगे, डॉलर महंगा हो गया, हमारे रॉ मटेरियल जो है वो महंगे आते, इसलिए हमने प्राइस बढ़ा दी। हुकूमत ने भी आवाम को अद्विया साज कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ दिया। कि वैसे तो ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ना, सूबाई तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा जो है उस पर हम सबको तशवीश है, ज्यादती हो रही है, उस पर ज़रूर हुकूमत एक्शन लेगी। मौजूदा हुकूमत तब्दीली के दावे तो कर रही है, मगर अमली तौर पर शहरी रोज बरोज महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। पेशावर में दवाओं की कीमतों में मनमाने इजाफे पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं समा पेशावर से अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सुबह खैर आप दोनों को भी। रुक जाए, बारिश हो रही है? वाह, क्या जबरदस्त मौसम है। अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है। दवाएं छोड़िए फिलहाल, बारिश पर ही बात हो जाए। प्लीज प्लीज प्लीज। मौसम कैसा है मजमूई तौर पे? नजारे तो बहुत प्यारे। जी बिल्कुल, बहुत सुहाना मौसम है, बाहर का है, फूल खिले हुए हैं, पत्ते जो है कॉम्प्लेन निकल रही हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मजमूई माहौल जो है शहरियों का, वो उनके चेहरे से बशाशत ज़ाहिर हो रही है।
जो इस बात की अलामत है कि शहरी जो है बाहर का मौसम मुकम्मल इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनके ये जो इंजॉयमेंट है ये म्यूनसिपल इदारों की नाअहली के बायस जो किरकिरी हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं वो जो BRT मंसूबा भी ताखीर का शिकार है और वहां पर सड़कों पर पानी भी जमा हो जाता है। लेकिन अगर इस मौसम में कोई बीमार हो जाएगा तो और दवाई लेने जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, ये तो बताइए। सारे पैसे गए। जी बिल्कुल। अगर एक तरफ हम ये देखते हैं कि BRT की मुसीबत है, दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो दवाओं की मुसीबत बनती जा रही है। और जो गुज़िश्ता हफ्ते ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 15% दवाओं की कीमतों में इजाफा किया, लेकिन जो कंपनियां हैं, जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं जिनमें जान बचाने वाली अद्वियात भी हैं, ख़ुसूसन हाइपरटेंशन की है, ब्लड प्रेशर की है, उनमें भी इजाफा कर दिया है। एंटीबायोटिक की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। थोड़ी सी मिसाल हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि कौन कौन सी दवाइयों, ये चंद दवाई हैं, तकरीबन हर दवाई की कीमत में इजाफा हुआ है। और हुकूमत ने 15% इजाफे की इजाज़त दी, लेकिन इन्होंने 50 से लेकर 200% तक बाज़ अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया है, जिसमें चंद मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ। प्रोवोलिन है, गोली है, जो कि 257 रुपए की मिलती थी और अब उसकी कीमत हो गई है 586 रुपये। इस तरह जेनसिक शरबत है, जो मल्टीविटामिन है, जो मुख्तलिफ उनको बीमारों को दिया जाता है, वो 440 से बढ़ाकर 695 रुपये कर दिया गया है। एंटीबायोटिक है एरिथ्रोसिन 250, वो 548 से बढ़कर 920 तक चला गया है। इसी तरह जो प्लस एरिथ्रोसिन है 500 मिलीग्राम, वो 1040 से 1500 रुपये कर दिया गया है। जबकि इसी तरह अगर हम देखें परफेक्टल कैप्सूल है जो कि 500 मिलीग्राम है, वो 800 रुपये कर दिया गया है। जबकि प्लस परफेक्टल प्लस कैप्सूल जो है वो 850 से 1800 रुपए तक कर दी गई। बहुत सी कीमतें, बहुत सी अद्वियात कीमतें हैं जिनका आप जिक्र करें। एक जुमले में बता दीजिएगा, तो इस पर तो हाई कोर्ट ने भी कुछ नोटिस लिया था अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब तक उसका कोई फैसला नहीं, उसका भी फैसला नहीं आया। 12 दवासाज कंपनियां मनमानियां कर। अब्दुल रहमान, आप तो हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं कौन कौन सी दवा महंगी हुई है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जाहिद सईद साहब। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। जानना चाह रहे हैं आप, दवाएं इनकी कीमतों में 200% इजाफा हुआ है। पेशावर से हमारे रिपोर्टर ने कुछ दवाएं शेयर भी की कि जिनकी कीमतों में इजाफा किया, कि वजह क्या है? क्या महंगी प्रोडक्शन हो रही है? क्या इंपोर्ट की जा रही है? इतना इजाफा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। बहुत बड़ी तमहीद के बाद आपने रिपोर्ट भी दिखाई, फिर अपने रिपोर्टर से भी बात की, ख़ुद भी कमेंट्स किए। मेरी गुजारिश ये है कि अव्वल तो उन्होंने शुरू में कहा कि 200%, फिर कहा कि 100 और 50%। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर हाइप क्रिएट नहीं होनी चाहिए, इससे आवाम के ऊपर असर खुद पड़ता है। जो एक्चुअल सिचुएशन है वही कायम चलिए वो बता दीजिए। बात यह है कि ये दो केसेस को मिक्स किया जा रहा है, जिसकी वजह से सारा कन्फ्यूजन है। एक SRO 34 है जो 10 जनवरी को, एक हफ्ते पहले नहीं बढ़ी है, 10 जनवरी 2019 को हुकूमत ने SRO 34 इशू किया, जिसके तहत 9 और 15% प्राइसेस में इंक्रीमेंट किया गया। और वो अक्रॉस द बोर्ड है, तमाम दवाओं के ऊपर है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है कि वो 100 रुपये से 140 रुपये का हो गया, और तमाम खाम माल और पैकिंग मटीरियल्स हमारे इंपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर बराह रास्त उसकी कीमत का असर पड़ा। और इसके अलावा आप देखें कि जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो तकरीबन 100% बढ़ गए, और जो मार्कअप रेट है, जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, वो तकरीबन 6% से 12% हो गई है। और कई दीगर फैक्टर्स हैं जो ऑयल प्राइसिंग की वजह से और दीगर चीज़ों की वजह से, गैस की प्राइस की वजह से असरात हुए। ये तो एक अलग मैटर था। और एक जो टोटल दवाएं हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 80,000 के करीब रजिस्टर्ड दवाएं हैं, उसमें से 800-850 असेंशियल ड्रग्स ऐसी थीं जिनके केसेस सालों से ज़ेर इल्तिवा थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाया और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी कि जो आपका गिवन फार्मूला है, ये मेरे हाथ में प्राइस पॉलिसी है, इसके अंदर दिया हुआ फार्मूला है, उसके मुताबिक इन चीज़ों की कीमतें दुरुस्त करें, क्योंकि ये पुरानी अद्वियात हैं और एज ओल्ड अद्वियात हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन इनकी कीमतों में सालों से इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब इनको बनाना नामुमकिन हो गया है। और इसके ऊपर जो बेसिक फार्मूला है वो इस प्राइस पॉलिसी के अंदर दिया गया, इससे कोई डेविएट नहीं किया गया, और इस फार्मूले के मुताबिक प्राइस को डिटरमिन करके
और 898 अद्वियात हैं, ये कुल 80,000 में से 898 अद्वियात हैं जिनकी कीमतों पर हार्डशिप केसेस के मुताबिक फैसले किए गए। ये एक अलग केस है। ये 31 दिसंबर 2018 को SRO 1610 के तहत इसको इशू किया गया। तो ये दो अलग केसेस हैं। अगर आप इनको मिक्स कर देंगे तो जाहिर है कि कन्फ्यूजन डेवलप होगी। इनके अंदर जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं, एक बहुत ही सिंपल सी दवा एम्पेसिलिन जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है, वो अगर 2 या 2.5 रुपए का कैप्सूल है तो मुमकिन नहीं है कि वो अब अवेलेबल हो सके। उसकी कीमत जब तक 5 रुपए नहीं होगी मुमकिन नहीं है। अब ये जो आप 100 के अंदर कीमतें करते हैं ना कि जी 300 से 600 हो गई कीमत, ये 100 कैप्सूल की, 50 टैबलेट की, 200 टैबलेट की ये कीमत होती है। एक टैबलेट के ऊपर रुपया 1.5 रुपया अगर बढ़ता है और इसके बगैर उस असेंशियल ड्रग का अवेलेबल होना मुमकिन नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसको एड्रेस किया गया है SRO 1610 में। ये सिर्फ 898 ड्रग तक महदूद है। बाकी सारी ड्रग्स पर जो 80,000 हैं, मैक्सिमम 15% के इजाफे की इजाज़त दी गई है और इसी तरह इम्प्लीमेंट हुआ है। लेकिन क्योंकि ये 898 ड्रग्स पुरानी ड्रग्स हैं, लोगों की ज़ुबान पर इनका नाम भी होता है और लोग इनको जानते भी हैं, इसमें ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स शामिल हैं और दीगर अद्वियात शामिल हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा महसूस किया गया है। लेकिन बाकी जो तकरीबन 70,000 ड्रग्स हैं उनके ऊपर मैक्सिमम 15%, वरना उसमें से भी बहुत सारी ड्रग्स पर 9% तक इजाफा किया गया। जाहिर साहब, अब ये बात आप आम आदमी को कैसे समझाएंगे? क्योंकि जो आम आदमी मुतासिर हो रहा है ना, वो ये देख रहा है कि चीज़ महंगी हुई है, दवा महंगी हुई है। तो इस बात को आप लोगों ने जहन में रखा था? जी बिल्कुल रखा था। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ की लागत 10 रुपये आती हो और अद्विया साज कंपनी उसको 5 रुपये में मार्केट करते रहे। हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें सब्सिडीज़ नहीं मिलती, कोई गवर्नमेंट हमको ऐसा तो नहीं करती कि जी हमें साल में नुकसान हो जाए तो उसको पूरा कर दें। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि 10 रुपए की चीज़ इंपोर्ट हो रही हो और उसको 5 रुपए के अंदर हम पब्लिक तक पहुंचा दें। आप तो ये कह रहे हैं कि 1 रुपए में पहुंचाई नहीं जा सकती, 5 रुपए में पहुंचाई जा रही है। अगर एक दवाई 500 रुपए की अब 920 मिले, वो 200 कैप्सूल बहरहाल नहीं होंगे। ऐसा कोई पत्ता या बॉक्स नहीं जिसमें 200 कैप्सूल बहरहाल होते हैं। 10, 15 बहुत हो गया, 20 होंगे, 200 तो नहीं होते। ये जो इन्होंने मिसाल दी जिस दवा की, जिसमें इन्होंने कहा कि 500 से 900 की हो गई है, ये एग्जैक्टली 100 टैबलेट का बॉक्स है ये। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक ये बात बता रहा हूँ, आप चेक कर लें। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई कहीं पर भी 200% इजाफा नहीं हुआ? जी कोई भी ऐसा केस, एक भी केस नहीं है। और नाम के साथ अगर आप बताएंगे तो मैं बिल्कुल उसके ऊपर आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आप साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और आप ये फरमा रहे थे कोई भी दवा ऐसी नहीं है जिस पर 200% इजाफा हो। बहरहाल जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स हैं जो पहले बहुत सस्ती थी, उनमें अगर 1 रुपए की थी तो 5 रुपए की है, क्योंकि वो 1 रुपए में बन नहीं सकती। तो अगर कोई ये कह रहा है कि 200% इजाफा, तो आप उसको डिनाई बहरहाल कर रहे हैं। और एक जुमला और इन्होंने अदा किया कि हुकूमत हमें कोई सब्सिडी तो देती नहीं है, तो हम 5 रुपए की चीज़ बन रही है वो 10 रुपए में बन रही है, 5 रुपए में कैसे बेचें? तो इन्होंने तो बिजनेस भी देखा है अपना। हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? बहरहाल ये इनका मौक़िफ़ था, ये इनकी बात थी, हमने आपके सामने रख दी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। हाजिर हैं ब्रेक के बाद और जरा जिक्र कर लेते हैं टमाटर का, क्योंकि टमाटर जब लेने जाते हैं बड़ा महंगा मिल रहा होता है। लेकिन क्या ये महंगा ही मिलता रहेगा? कोई हल भी लाई हैं आप? बिल्कुल, इसका हल है ताज़ा ताज़ा टमाटो नहीं, ताज़ा ताज़ा चेरी टमाटो। इसके लिए तरसेगा हिंदुस्तान? बिल्कुल, क्योंकि हम इसे उगाएंगे भी और हम इसे खाएंगे भी। पाकिस्तान में टमाटर की कोई कमी नहीं भाई, जितने चाहो उतने उगाओ, जी भर के खाओ। जामिया कराची के तलबा ने 2 महीने में उगने वाले टमाटर तैयार किए हैं। कोयले में इन्हें उगाया जाता है और न सिर्फ ये जायके में आम टमाटर से ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, ये उनसे ज़्यादा क्यूट भी लगते हैं, प्यारे भी लगते हैं। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। चेरी टोमेटोज की खूबसूरत बेलें जो उगाई हैं जामिया कराची HEJ रिसर्च के तलबा ने। मजेदार बात यह है कि जदीद टेक्नोलॉजी के तहत टमाटरों को कोयले में उगाया जा रहा है। टमाटर का जो पौधा होता है तो वो छोटा पौधा होता है, वो हम और जो एक दफ़ा जो पैदावार करता है उसके बाद वो सूखने लगता है।
इसकी ये है कि ये बेल है इसकी हमारे पास, इसकी पैदावार ज़्यादा होती है क्योंकि ये बंच फॉर्म में आता है। चेरी टमाटर पौधे नहीं बल्कि खूबसूरत बेलों की सूरत में उगते हैं। तो 2 महीने में हम बिल्कुल ये टमाटर उगा सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये कि ये देखें, ये टमाटर हमें बंच में मिलता है, जबकि हम नॉर्मल टमाटर जो लगाते हैं वो हमें सिंगल फॉर्म होता है। ये टमाटर इस तरह से बंच में आता है, बिल्कुल और अच्छे से इसके बंच होते हैं और डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो देखने में अच्छे भी लगते हैं। ये टमाटर जायके और रंग में आम टमाटरों से ज्यादा मजेदार है। चेरी टोमेटोज को ऑफ सीजन में भी उगाया जा सकता है। हेल्दी प्लांट्स यूज़ होते हैं सीजनल, ऑफ सीजन में भी हम प्लांट्स को यील्ड हासिल कर सकते हैं। ऑफ सीजन होते हैं, इसके अलावा कम जगह पे हम ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं बिकॉज इसकी रूट्स छोटी होती हैं। हम न्यूट्रिएंट्स इसको ऊपर से दे रहे होते हैं तो इसकी रूट्स छोटी होती है, तो हम कम जगह पे ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं। वैसे तो हम भारत से टमाटर लेते ही नहीं, लेकिन अगर कभी जरूरत भी पड़ी तो ये बात वाज़ेह है, भारत के इनकार पर भी हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जामिया कराची के तलबा ने दूसरे ममालिक से दरामद किए जाने वाले टमाटर की निस्बत कहीं ज्यादा जायकेदार टमाटर तैयार कर लिए हैं, जो मुल्क में टमाटरों की कमी को बआसानी पूरा कर सकते हैं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। और सिर्फ लाल टमाटर नहीं, जामनी टमाटर भी है, कलरफुल टमाटर्स हैं, छोटे हैं, जायकेदार। पिंक तो नहीं आपको चाहिए? हो सकता है कभी ऐसा हो पाए। हो सकता है आपको कलरफुल टमाटर हैं। तो खैर ये किस्म टमाटर के यानी चेरी टमाटोज, इसी की काश्त पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर ये टमाटर आम हो जाएं तो कितना फर्क पड़ेगा कीमत पर? अगर आज मिल रहे हैं हमें 100 रुपए 200 रुपए किलो टमाटर, तो चेरी टमाटो की काश्त होगी कराची में, फिर कितने के मिलेंगे? सस्ते मिलेंगे? देखिए ये सिर्फ चेरी टमाटोज ही नहीं बल्कि बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फ्रूट्स जो है वो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए उगाए जा सकते हैं। और इसके लिए जो सबसे अहम है वो ये है कि आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी जगह पे एक ख़ास सेटअप लगा के आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई भी चीज़ लार्ज क्वांटिटीज़ में। जैसे कि मेरे को वर्कर्स ने बताया कि हमारे इदारे में एक बायोटेक्नोलॉजी विंग है जिसमें हमने इन टेक्नोलॉजीज़ को, जो ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको डेवलप किया है और उसको हमने लोगों को, हमारे यहाँ जो ज़री शुबे के लोग हैं उसमें वो इंट्रोड्यूस करें। हाइड्रोपोनिक के ज़रिए आप बेशुमार मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ। बिल्कुल सर, हमने हाइड्रोपोनिक टेक्निक के हवाले से एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया था। हम सिर्फ चेरी टमाटो के हवाले से जानना ही चाह रहे हैं आगाही के लिए, घर में उगाना कितना आसान है, क्या कुछ दरकार होगा, प्लस जो कराची का वेदर है यानी ह्यूमिडिटी वो फैसिलिटेट करती है इसकी यील्ड को? ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि ये जो हाइड्रोपोनिक है वो कंट्रोल सिस्टम में होता है, क्योंकि आप ज़मीन में नहीं लगाते तो ज़मीन की क्वालिटी और बाहर के टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने घरों की छत पे भी एक ग्रीन हाउसेस लगा के हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसमें आप pH कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आप बहुत थोड़ी सी ज़मीन पे वर्टिकली भी ग्रो कर सकते हैं और बड़ी क्वांटिटी में ग्रो कर सकते हैं। न सिर्फ कि कराची में बल्कि उन तमाम जगहों पे जहाँ पे आपके पास ज़मीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सलाइन है, ये सैलिनिटी की वजह से ज़मीन ख़राब हो गई है, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप लार्ज क्वांटिटीज़ में चेरी टमाटोज़ और दूसरी सब्जियाँ पैदा कर सकते हैं। और इसकी ग़िज़ाइयत में कोई कमी नहीं होगी, ये कम जगह पर भी उग के उतने ही फ़ायदेमंद है कि जितना कोई आम टमाटर होता है या कोई आम सब्ज़ी होती है। देखिए ये एक तो ये कि इसकी जो यील्ड है वो कोई 2 से 10 गुना ज़्यादा होती है आम जो प्रोडक्शन है। दूसरे इसकी ग़िज़ाइयत बहुत आला किस्म की होती है क्योंकि आपने इसमें कंट्रोल कंडीशन में से ग्रो किया है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनिकली आप ग्रो कर सकते हैं, इसमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती, इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो जरासीमी अद्वियात डाली जाती हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो सेहत के लिए भी मुनासिब है। और जो चेरी टमाटोज़ हैं उनके साइज़ की बात नहीं, और ये तो एक ख़ास किस्म के टमाटोज़ हैं जो बड़े हाई वैल्यू टमाटोज़ होते हैं और ये जो आम टमाटोज़ के मुकाबले में कोई 10 गुना ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त होते हैं दुनिया में। ओके, यानी ये तो महंगे हैं? नहीं, ये क्योंकि आप इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट वो अपने घरों की छतों पे आप छोटे छोटे गार्डन्स बना सकते हैं जिसमें न सिर्फ कि टमाटोज प्रोड्यूस कर सकते हैं बल्कि आप अनियन, कुकम्बर,
ब्रोकली और दूसरी चीजें, यानी वो आप खुद भी इस्तेमाल करेंगे उनको, क्योंकि उगाना भी आसान है, ताज़ा सब्जी भी मिल जाएगी। तो किचन गार्डनिंग के कॉन्सेप्ट पर अक्सर हम बात भी करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो मुझे ये बताइएगा कि जो लाइफ होती है किसी भी सब्जी की, तो ये चेरी टमाटो और नॉर्मल टमाटो कितना फ़र्क है? अगर काश्त कर ली आपने, अब वो तोड़ के रख ली अपने पास, तो कितने दिन वो फ्रेश रहते हैं? चेरी टमाटोज़ की शेल्फ लाइफ कहीं ज़्यादा है जो नॉर्मल टमाटोज़ के मुकाबले में। इसे आप कई दिन रख सकते हैं और इसमें ग़िज़ाइयत का, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें आप क्योंकि पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करने होते और इसमें पानी रिसाइकिल हो जाता है, तो आपको जो गंदे पानी से सब्जियां उग रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जरासीम कुछ अद्वियात डाली जाती हैं वो भी नहीं होती, हैवी मेटल भी नहीं होते, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी नहीं होता। तो बहुत आला किस्म की सब्जियां इंतहाई सेहतमंद, सेहत के लिए जो मुफीद सब्जियां और फ्रूट्स हैं वो पैदा कर सकते हैं। और इस तरह की कई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे इदारे ने डेवलप की हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक है, बहुत सी सब्जियां काश्त की जा रही हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू कराची और अदर सिटीज़ क्या डिफरेंस है या सेम है? कहीं पर भी उगाएंगे इस टेक्नोलॉजी से तो यील्ड भी सेम होगी और उसकी फ्रेशनेस भी वैसी ही होगी? कराची में इन सब्जियों की काश्त ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुमकिन है क्योंकि हमारे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन नहीं होती, हमारे यहाँ सर्दियाँ भी ज़्यादा नहीं होती, तो हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हाइड्रोपोनिक सेटअप को। और आप थोड़ी सी कूलिंग रिक्वायर्ड होती है जो एक्सट्रीम समर सीज़न में कराची में बमुकाबले जो हम अप नॉर्थ या वेस्ट एरियाज़ हैं उनके मुकाबले में हम कहीं ज़्यादा बेहतर हाइड्रोपोनिक को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हाइड्रोपोनिक के जो सेटअप होते हैं वो उसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, पीएच कंट्रोल कर सकते हैं, पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन है वो 10 गुना ज़्यादा हो सकती है, आपको ज़मीन की क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एग्रीकल्चर के शोबे में, ज़राअत के शोबे में एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, बहुत अहम डेवलपमेंट है, अडॉप्ट करना चाहिए। और कराची वालों के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर उगाना ज़्यादा आसान है। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी, आप हमसे बात कर रहे थे चेरी टमाटो से मुताल्लिक और हाइड्रोपोनिक टेक्निक के ज़रिए सब्जियाँ उगाने से मुताल्लिक आपका बेहद शुक्रिया। भाई ये काश्त का तरीका है ज़रा सा मुख्तलिफ, थोड़ा सा तब्दील, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। जहाँ आप 2 टमाटर डालते हैं हांडी में अपनी, वहाँ आपको बस 8 डालने पड़ेंगे इसको देखते हुए। तो ये लगता है उगाना भी आसान है। तो ये तो बड़ा अच्छा तरीका, बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी सी खबर थी। तो हम बात कर रहे हैं काश्त के तब्दील से तरीक़े की, एक तब्दीली की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का एक और सफ़र। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा के लिए गाउन तर्ज का यूनिफॉर्म मुकर्रर करने का एक फैसला किया है। किरण, मैं इससे ये समझ रहा हूँ कि यूनिफॉर्म तो इसे शायद हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अक्सर स्कूल में हम देखते हैं कि अगर टीचर्स ने गाउन होता है तो ये गाउन बेसिकली एक किया जा रहा है कंपल्सरी, टीचर्स का अलग, एग्जैक्टली वो कलर चेंज होता है, उसका स्टाइल चेंज हो सकता है। तो ये मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह खान बंगिश के मुताबिक असातिज़ा का यूनिफॉर्म अलग, जबकि हेड टीचर और प्रिंसिपल का यूनिफॉर्म अलग होगा। यानी जिस किरण आप भी कह रही थी कि जो प्रिंसिपल है उनका गाउन मुख्तलिफ होता है। तो ये बाकायदा जो यूनिफॉर्म के हवाले से बात की जा रही है, इससे असातिज़ा की इज़्ज़त, उनका वक़ार, इसमें इजाफा होगा। और ये गाउन जिससे उस्ताद की पहचान हो सकेगी और स्कूल और कॉलेजेस में डिसिप्लिन भी कायम होगा। प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल का अलग अलग गाउन होगा, कलर भी अलग हो सकता है, स्टाइल भी अलग हो सकता है। टीचर्स के लिए तो ये अच्छा ही इक़दाम है, क्योंकि उन्हें आगे बढ़कर मुआशरे के लिए हीरे तराशना होते हैं, बच्चों की तरबियत करना होती है। क्या बात कर दी आपने, हीरे से मुझे खबर याद आ गई किरण। लेकिन आप हीरे की बात नहीं करेंगे। हाँ, आप मेरे साथ यही कर जाते हैं। कोई बात नहीं। आपने महंगा तरीन हीरा देखा होगा, आई नो हीरे की आप बात करें, लेकिन मैं आपको हीरा नहीं दिखाऊंगा। मैं हीरे के नाम पे कबूतर दिखाऊंगा मैं आपको। मुझे पता था किरण, कीमत उसकी हीरे जैसी है। किरण, उसकी कीमत तो सुनिए, ये कबूतर जो लग रहा है, नहीं कबूतर है, कीमत जो है इसकी मैं इसलिए लग रहा है कि हीरा लग रहा है, बल्कि क्योंकि तकरीबन 2 अरब रुपए। किरण, इमेजिन ये कबूतर इतना महंगा, और इसकी नीलामी भी कोई 2 मिनट में नहीं हो गई, पूरा घंटा लगा इसकी नीलामी पर। तवील तरीन परवाज करने वाला ये कबूतर अरमांडो, इसकी रिटायरमेंट हुई, उसके बाद नीलामी के लिए पेश किया गया, जहां 2 चीनी 1 घंटे तक इसकी बोली लगाते रहे। आखिर इनमें से एक दुनिया का महंगा तरीन कबूतर खरीदने में कामयाब हो गया, और कंपनी के सीईओ ने कहा कि हम बिल्कुल सोच नहीं सकते थे इतनी कीमत हो सी। बहरहाल अब ये कबूतर भी चाइना सब चाइना। तो ये तो
चाइना की बात नहीं हम कर रहे, कबूतर की बात कर रहे हैं। चीनी ने खरीदा है, लेकिन हमने बात ये भी करनी है कि चीनी कितनी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स कितने इस्तेमाल करने चाहिए, यानी डाइट क्या है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। एक अच्छी खबर के साथ थरकोल से बिजली की पैदावार का आगाज हो गया है, तो ये जबरदस्त खबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, थरकोल के 330 मेगावाट पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम कर दी गई। कोयले से बिजली पैदा करने के लिए थरकोल ब्लॉक 2 में पावर प्लांट लगाया गया था। पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। थर में कोयला 1988 में दरियाफ्त हुआ था, ये भी मैं आपको याद दिला दूं। और हाँ, थर में दुनिया के 7वें बड़े कोयले की कान मौजूद है। नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी के मौके पर थरकोल अथॉरिटी के मुलाजिमीन ने जश्न भी मनाया। भाई बात ही ऐसी थी, उन्होंने कहा खुशखबरी किया था कि कोयले से टमाटर की फसल उग रही है। कोयले से बिजली की बात तो अक्सर करते हैं, हाथ काले नहीं होते, बहुत सारा काम भी होता है। बहुत सारा काम होता है, इस पर हम बात भी करते हैं। मैं ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त साबिक वाइस चेयरमैन नेपरा फजलुल्लाह कुरैशी साहब से। बहुत शुक्रिया सर। थरकोल से बिजली की पैदावार से लोड शेडिंग का जो मसला है, इस पर कितनी मदद मिलेगी इसको काबू करने में? सर सबसे पहले तो आप लोगों को, अहले पाकिस्तान को, अहले सिंध को मुबारक हो, क्योंकि इसका हम बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये अब अल्लाह ने वो हमारी मदद कर ली। अब ये जो थर का कोयला ये 330 तक महदूद नहीं होगा, क्योंकि 330 मेगावाट के अभी एक और इसी यूनिट में आने वाले हैं। कब आ जाएंगे सर? फिर इसके 3-4 महीने के बाद और आ जाएंगे, क्योंकि 2 यूनिट है यहाँ 330 के। ओके, यानी कुछ अरसे में 660 मेगावाट की ग्रिड को सप्लाई होगी। तो यही कंपनी फिर आगे 2 और प्लांट लाएगी, तो 1200 तो यहीं से आ जाएंगे। इसके बाद थरकोल 1 और 2, 3 ब्लॉक में भी और कंपनी अब काम करने के लिए आएंगी, क्योंकि सबको इंतजार था। अब उन्होंने एक ख्वाब को हकीकत करके दिखाया है, तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आइंदा ये इंडिजिनस सोर्स है हमारा, ये इम्पोर्टेड कोल नहीं है, कोई इम्पोर्ट नहीं है, अपनी लोकल बिजली है। तो आगे चल के हमारी बिजली की पैदावार के मरहले में हम इंशाल्लाह हमें कोई आइंदा तकलीफ नहीं होगी। और इतना कोयला है हमारे पास कि जब हम, जैसे आपने जिक्र किया ब्लॉक 1, 2 30,000 मेगावाट हम इन्हीं 30,000, यानी सर ये तो एक्सेस बिजली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सेस बिजली, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट आउटसाइड द बॉर्डर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे अभी तक शॉर्टेजेस हैं। सही, यानी जो बाकी मुल्क हैं, जो हमसाया ममालिक हैं जहाँ पर मसला है बिजली का, वहाँ पर भी हम ये भेज सकेंगे, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इंशाल्लाह ये हमारे लिए असल। बाकी जहाँ तक लोड शेडिंग की बात है, तो जनरेशन के अलावा लोड शेडिंग के लिए और भी इश्यूज हैं, वो हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के और नुकसानात के। सही, बहुत उस पर भी आना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, लेकिन जनरेशन के मामले इंशाल्लाह ताला हम हमेशा के लिए खुद कफील हो जाएंगे। जबरदस्त खबर पाकिस्तानियों के लिए। कोयले से बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, अभी 330, 2-3 माह में 6, और फिर ब्लॉक जिस तरह अभी 2 में है, तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 पे भी काम हो रहा है, तो अन्य वाह बिजली बनेगी, भेजी भी जा सकेगी। और ये कोई एक मामला नहीं है कि जहां कुछ राहत नसीब में आ रही है। भाई गैस के इजाफी बिलों का मामला भी कुछ ऐसा है, यहाँ भी राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद हो चली है, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान ने गैस बिलों की इजाफी रकम सारिफीन को वापस करने के लिए वजारत खजाना को 50 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत कर दी है। गैस बिलों में वसूल इजाफी रकम वापस करने के लिए वजीर आजम ने रकम मुख्तस करने की हिदायत की। ओवर बिलिंग की रकम सारिफीन को मरहलावार अब वापस की जाएगी। सारिफीन को अप्रैल, मई और जून के जो बिल्स थे ना, इसमें रिलीफ मिलेगा। गुज़िश्ता महीने 45,000 से ज़ायद सारिफीन ओवर बिलिंग से मुतासिर हुए थे, और इसी पर तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने नोटिस लिया था, लेकिन सारी रकम एक साथ नहीं मिलेगी, मरहलावार मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, मिल रही है। गुलाम सरवर खान ने वैसे ये कहा था कि आप गीजर इस्तेमाल ना करें, आप जरा गैस कम इस्तेमाल कर लें। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा था। बहरहाल अब ये कि जो बिल, क्योंकि 30-30 हज़ार रुपए बिल आए, ज्यादा बिल आए, तो उनके लिए एक रिलीफ है कि वापस किए जाएंगे। ये भी हो रहा है। तो भाई कल मेरी और शुएब की राय थी, आज आपकी राय शामिल हो सकती है इस मामले में, लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे जो कुछ न्यूजीलैंड में बीता, उस पर कुछ मसाइल रिपोर्ट हो रहे हैं, जरा वो भी मैं क्विकली तस्करा कर देती हूँ ना। पाकिस्तानी फैमिलीज को अब तक किसी किस्म की माली मदद नहीं मिली। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ओहदेदार आसिम मुख्तार ने यही बताया। उन्होंने कहा इतने सारे लोग पाकिस्तान से न्यूजीलैंड आ रहे हैं और इन सब के लिए अब तक किसी ने भी रकम का, पैसे का इंतजाम नहीं किया। सूरत हाल ये है, मैंने कल रात को 3 फैमिली से बात की है, किसी एक को भी 1 रुपया नहीं मिला।
उस पैसे का क्या फ़ायदा जो 3 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते के बाद मिलेगा। फैमिलीज़ ने आना है, पाकिस्तान से आना है, 5-5, 6-6 लोग आ रहे हैं, कौन पैसा देगा उनका? कोई दे रहा है? अभी तक किसी ने नहीं दिया। उसके बाद जितने बड़े पैसे हैं, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उतने बड़े प्रोसीजर्स हैं, उतना ही टाइम ले रहे हैं सारे लोग इस वक्त जो है वो पैसा अभी तक होल्ड करके, क्योंकि जो भी प्रमोशंस चल रही हैं उनकी वो जो जैसे गिव अ फंड है उन्होंने एक वो रखा हुआ है, कट ऑफ रखा है। जब तक वो कट ऑफ कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो पैसे उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। और फिर ये कि ये पैसे जो हैं वो थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, थर्ड पार्टी से फिर जिन्होंने ये किया है उनके पास आएंगे और फिर आगे से आगे ट्रांसफ़र होते इट विल टेक टाइम। सिर्फ आवाज ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट भी है मेरे पास। नजर नहीं आ रहा ये तो इमरान अमीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके साथ हैं आबिद सिद्दीकी। वेलकम टू नया दिन। जबरदस्त, आपको तो पजीराई मिल रही है सरहद पार, जबकि वहाँ से बैन किया जाता है हमारे सिंगर्स को, हमारे एक्टर्स को, और बड़ी वहाँ पे फजा कायम होती है हेटर्ड की। बट यू आर स्प्रेडिंग लव, यू आर स्प्रेडिंग पीस। बस कोशिश है इस चीज़ की कि हम प्यार मोहब्बत को, उन चीज़ों को आगे लेके जाएं, क्योंकि बेसिकली वो कहते हैं ना, म्यूज़िक का कोई मज़हब नहीं होता, कोई ज़बान नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं होती। तो हमारी कोशिश ये होती है कि म्यूज़िक के थ्रू हम एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश करें, जैसे और लोग भी हमारे मुल्क के कर रहे हैं वो सारे। तो यही ये दाद आप वहीं से क्यों समेट कर आए? हमसे दाद लेना नहीं चाहेंगे आप? नहीं, आपसे बिल्कुल लेना चाहेंगे। असल में किरण बात ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त वो चैनल्स या वो तादाद नहीं है लोगों की जो पाकिस्तानी म्यूज़िक को सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तानी म्यूज़िक प्ले करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मॉर्निंग शोज़ भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे मॉर्निंग शोज़ में नया टैलेंट या नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने वाला नहीं है। पुरानी शादियों को नए सिरे से करवा दिया। असल में वो शादी में वही सारी चीज़ें चल रही होती है ना। हम तो यही कर रहे हैं, हम तो आपको बुला रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप हैं, एक दो चैनल्स और हैं जो ये चीज़ों को कर रहे हैं, और मेरी बड़ी खुशनसीबी में आ जाऊँ, क्योंकि मैंने इंटर होते बोला कि मेरी आज सालों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई आपसे मिलने की। मैं जाऊं, मेरा ख्याल है छुट्टी हो गई। आपका भी फैन, हम दोनों गाना सुनेंगे ना असल में, क्योंकि मैं इनकी न्यूज़ एंकरिंग से बेसिकली आपका बहुत बड़ा फैन था हूँ, और आई एम श्योर मैं रहूँगा। चलिए अब आप मुझे अपना फैन बनाइए, कुछ प्रेजेंट कीजिए, कुछ प्यारा से गुनगुनाइए, गाइए। अच्छा, जैसे भी हम कहते हैं अली खान साहब का, एक तो मैं अक्सर खान साहब के गानों के मेडले करता रहता हूँ, प्लीज। तो एक मेडले में रिसेंटली मैंने एक बनाया खान साहब के गाने का, और उसमें कुछ गाने 2-3 मिक्स किए, तो शॉर्टली आप। ठीक है, नया देने जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना बड़े नए अंदाज में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। हीर आँख दी वे जोगिया झूठ बोले, वे कौन विठरे यार मनाव गई, रोग हिजरदा मार मुकावे, सुख दा कोई सानावे, रोग हिजरदा मार मुकावे, सुख दा कोई सानावे, दुख आंदे ने दिल विच तेरे चारे पासे दिसण हनेरे, दुनिया विछड़े नहीं परवा दिलदार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा प्यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा प्यार ना विछड़े, जो ऐसे महबूब रूठ जाए तो जीने से तू घबरा, जबरदस्त। सुबह सुबह आपने यार ना बिछड़े कर दिया है। असल मेरा प्लान कुछ और था, इसने यार ना बिछड़े स्टार्ट कर दिया।
प्लान क्या था? मसलन वो क्या था? वो प्लान भी नुसरत अली खान साहब का था। बेसिकली वो अभी रिसेंटली किया है। ये मैंने किया था नुसरत अली खान साहब को ट्रिब्यूट दिया 2012-13 में। ओके। हमने एक उनका इंस्ट्रूमेंटल टाइप का एक जो है ना अकूस्टिक बनाया था। नहीं यही इस टाइप का हमने कुछ। अच्छा मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है, प्लीज खान साहब वाला ही वो कर ले। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ उड़ीकदिया ये ज़मीं जब न थी ये जहाँ जब न था चांद सूरज न थे ये जहाँ जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था भावें जान न जान मैनू तेरे दिमाग कर लई पिछाड़ तू दिल ते जान भावें जान न जान मैनू तेरे दिमाग कर लई पिछाड़ तू दिल ते जान दिल मजबूर मेरा की कसूर जाने हुजूर मेरे हुजूर दिल मजबूर मेरा की कसूर जाने हुजूर मेरे हुजूर साड़ी नहीं जुदाई मेरी ओ कमर जाने खुदाई एक तेरे नाम साड़ी नहीं जुदाई मेरी ओ कमर जाने खुदाई एक तेरे नाम मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मैं और शोएब ये परफॉर्मेंस सुन रहे हैं। आपसे कल मिलेंगे और हम ये गाना पूरा सुनेंगे। अल्लाह हाफिज। मेरी जाने जा मेहरबान सामने तू